भीम। जय भीम। जय 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 भीम। जय 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 भीम। जय संविधान। जय संविधान। और जय हमारा राजस्थान और जय भारत। जय राजस्थान। सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम के आयोजक और यहाँ उपस्थित मेरे प्रबुद्ध भाई बंधु बहनें और जो भी बुजुर्ग युवा यहाँ आए हैं, उन सब का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज हम सब यहाँ पे सावित्रीबाई फुले के जन्म उत्सव को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सुबह और शाम भगवान का नाम लेकर के ही हम भक्ति करें। हम इंसान हैं और इंसान के नाते इंसानियत कर लेना वही भक्ति है। हम इंसान हैं और इंसान के नाते इंसानियत के कार्य कर लेना वही भक्ति है और उसी में मेरी आस्था है। तो मैं अधिक समय नहीं लेते हुए दो शब्द कहना चाहूँगी कि सावित्रीबाई फुले, जिनका कोई नाम जो किसी के लिए भी अनजान नहीं है, और उन्होंने महिलाओं के लिए क्या नहीं किया, उन्हीं की आज ये शक्ति है, उन्हीं का ही आदर्श है ना। उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ तक आए हैं और यहाँ खड़े हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर और एक ज्योतिबा फुले और माता सावित्री देवी, ये एक प्रथम शिक्षिका थी और प्रथम शिक्षिका होने के नाते इन्होंने हमारी महिलाओं के लिए इतने अच्छे कदम उठाए जिन्हें हम याद करें और उनके मार्ग पर चलें तो सभी महिलाएं आगे बढ़ सकती है, हमारा देश ऊंचाइयों को छू सकता है। हमारे पूर्व वक्ता जो हमारे रहे हैं, उन्होंने अभी बताया कि बाई सावित्री देवी का जन्म जो एक साधारण से परिवार में सतारा में हुआ था 1831 में, और कोई सामान्य परिवार से थी, कोई बहुत बड़ी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके साथ में जज्बा होता है कुछ कर दिखाने का, वो कर दिखाते हैं। और वैसे भी जो बहुत ऐश और आराम से पलते हैं, उन्होंने तो गरीबी देखी कहाँ है। जो ज़मीन से निकलता है वही आगे बढ़ता है। सशक्तिकरण के लिए नींव रखने की पहली सशक्त महिला थी। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी आज ही के दिन 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक साधारण परिवार में हुआ। उनके जीवन की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम हिम्मत और समर्पण रखें तो हर चुनौती को पार कर सकते हैं। उस समय समाज में महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उन्हें केवल घर के कामों तक सीमित रखा जाता था। लेकिन सावित्रीबाई ने इन रूढ़ियों को तोड़ते हुए न केवल स्वयं को शिक्षित किया बल्कि दूसरों को भी शिक्षित करने का प्रयास किया। उनके पति ज्योतिराव फुले ने उन्हें पढ़ाया और उनके सपनों को आकार दिया। सावित्रीबाई ने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय तब लिखा जब उन्होंने 1848 में पुणे में पहली बालिका विद्यालय की स्थापना की। यह कार्य उस समय के समाज के लिए क्रांतिकारी था। उन्होंने न केवल लड़कियों बल्कि दलित और पिछड़े वर्गों के बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार दिलाने का काम किया। सावित्रीबाई फुले जी ने शिक्षा को समाज परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम माना। उनका मानना था कि अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे समाज को शिक्षित करते हैं। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों जैसे बाल विवाह, जाति भेदभाव और विधवाओं के शोषण के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाई। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया। सावित्रीबाई केवल शिक्षिका नहीं थी बल्कि एक समाज सुधारक, लेखिका और कवित्री भी थी। उनके द्वारा लिखी गई कविताएं और लेख हमें आज भी प्रेरित करते हैं। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी।
1897 में 1897 में जब प्लेग महामारी फैली, तब सावित्रीबाई जी ने अपनी जान की परवाह किए बिना रोगियों की सेवा की। दुर्भाग्य से इसी सेवा कार्य के दौरान वे खुद इस महामारी का शिकार हो गईं। उनका यह बलिदान हमें यह सिखाता है कि सच्चे नेता वही होते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। आज सावित्रीबाई फूले जी की जयंती के अवसर पर हमें उनके आदर्शों को याद करते हुए यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। सपोर्ट हम कर पा रहे हैं महिलाओं को, कितना सपोर्ट हमारी नारी शक्ति को हम दे पा रहे हैं। बहन हो सकती है, वाइफ हो सकती है, और हमारी बेटी, हमारी नाती, बहुत सारे रिश्ते होते हैं महिलाओं में। तो आप कितना सशक्तिकरण, कौन कितना कर रहा है, तो शुरुआत अपने घर से करें। 1831 की सोच के मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि सावित्रीबाई फूले ने कीचड़ भी झेला, गोबर भी झेला, उन्होंने सब चीजें जो झेल के, और उसके बावजूद भी ये एक ऐसी महिला रही कि इन्होंने एक शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब मेरे ख्याल से 1853 लगभग इन्होंने 3 विद्यालय खोले, और 150 महिलाएं उस वक्त, मुझे लगता है यहाँ तो 50 महिलाएं भी नहीं है, वो 150 महिलाओं को इकट्ठा कर पाई। सल्यूट है और उनको सलाम है, इतना जज्बा उस वक्त में था। तो आज क्यों नहीं है? सारे पुरुष अगर सोचे कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, हम किसी भी एंगल से ले सकते हैं महिला सशक्तिकरण को। अब जैसे उन्होंने जो हमारी सावित्रीबाई थी, उन्होंने सभी जितने भी कार्य ऐसे हुए उन पे उन्होंने बहुत ध्यान देकर और काम किया। विधवा विवाह, बालिका शिक्षा, बाल विवाह, छुआछूत, सती प्रथा, वो तो खुद बालिका थी तो उनका विवाह हो गया 9 साल में, जैसा भाई साहब ने भी कहा। एक बहुत अच्छी बात और थी, जब मैंने उनको पढ़ा बहुत गौर से, तो उन्होंने जो छुआछूत की जो एक कृति चलती थी उस टाइम, जो लोग पानी भी नहीं पीने देते थे या उनको बहुत हीन भावना से देखते थे, उन्होंने खुद ने अपने आंगन में कुआं खुदवाया और ऐसे लोगों को पानी भरने और लाने की उन्होंने कहा कि इस जाति से या इस लो लेवल के जो लोग हैं वो वहां से पानी पी सकते हैं, भर सकते हैं। ऐसी महिला जिन्होंने इतना सपोर्ट और इस तरीके का लोगों को ऊंचा उठाने का काम किया, वो सभी को तो बढ़ा रही थी। तो आज हमारी महिलाएं क्या कर रही है? हमारे पुरुष आज महिलाओं को आगे पकड़कर अगर उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उन्हें लाएंगे फ्रंट में, तो क्या वो नहीं कर पाएंगी? आप नहीं सोचते कि महिलाएं कुछ कर सकती है? आप साइलेंट मत बैठिए, मेरे अगर आपने स्पीच सुनी है तो मैं सुनना चाहती हूँ। क्या आप सोचते हैं महिलाएं कुछ कर सकती है? कर सकती है ना? तो उसमें आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है। अभी मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा इनकी बात को, मानसी जी को सुनकर। अभी ऐसे ही हमारे एक मोहल्ले में कार्यक्रम था, तो बहुत से लोग, महिलाएं जो आगे आना चाह रही थी, कोई आ नहीं रही थी। मेरी मिसिस का फोन आया कि ऐसे ऐसे पानी का ऐसा कोई मैटर है, कोई बोल नहीं रहा है, क्या करें? मैंने, चले जाओ, बोलो क्या दिक्कत है, आपत्ति क्या है? गलत हो रहा तो उसको ठीक करो। और जब वो गई तो आप समझिए कि पूरे मोहल्ले की महिलाएं आ गई, तो ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर सारी महिलाएं जाएंगी ना, तो मैं समझता हूँ समाज को झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो सोया हुआ समाज है जग जाएगा। महिलाओं का आना बहुत जरूरी है आगे, क्योंकि कई बार हम लोग ना संकोचित हो जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। महिलाएं बोल देती हैं, क्योंकि वो घर में भी चुपनी होती है ना, वो बोल देती है। धन्यवाद, आपने हमें जगाया। मैं समझता हूँ सभी साथी जाग गए होंगे। अब हमने सभी महिलाओं को सुना, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और हमें प्रेरणा भी मिली आपसे। देखिए, सभी लोग बैठे हैं, सभी समृद्ध लोग हैं, समझदार हैं। उन्हें लग रहा है कि जो बात आपने कही उस पर हमें विचार करना चाहिए, विचार की बात भी है, क्योंकि दिल्ली में कुछ कमी है, हमारे बीच में महिलाएं बहुत कम है। हम यूपी के कार्यक्रम गए निर्वाण जी के साथ, राजस्थान गए, वहाँ महिलाओं की संख्या बहुत अच्छी थी। 30-70 का रेशो, तो यहाँ पे हमारे पास 10% भी नहीं है, जिस हिसाब से आज का हाल है। मैं किसान नेता हमारे बीच में कैप्टन विनोद जी आए हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा, वो आए और अपनी मधुर वाणी से हमें संबोधित करें और आज के इस कार्यक्रम पर अपनी बात को रखें। शिक्षा मतलब वो विषय है जिसके बिना महिला सशक्तिकरण असंभव है। जिसे ही लेकर माता सावित्रीबाई फूले ने अपने वक्त में कार्य किया, और उन महिलाओं के लिए, चाहे वो शूद्र महिलाएं हों, चाहे वो अपर कास्ट की महिलाएं हों, जो तमाम महिलाएं थी उस वक्त, उन सब के लिए एक आवाज़ बुलंद की और उन सब का शिक्षा में एक बेहतर योगदान हो, शिक्षा वो ले सके, इसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। जो लड़ाई आज भी जारी है इस समाज के अंदर, परंतु फिर भी हम देखते हैं कि कॉलेजों में, स्कूल्स में
और ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन के अंदर आज भी महिलाओं का जो अनुपात है पुरुषों के मुकाबले में काफ़ी कम है, और ख़ास तौर पे बहुजन समाज से आने वाली महिलाओं का। अगर आप कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको कुछ पुरुष साथी तो मिल जाएंगे, छात्र मिल जाएंगे बहुजन समाज से, खासतौर पर दलित समाज से या फिर आदिवासी समुदाय से, परंतु आपको महिलाएं बहुत कम मिलेंगी। तो वास्तव में महिला सशक्तिकरण जब संभव हो पाएगा जब महिलाओं के अंदर उन तमाम ग्रुप्स का शिक्षा के अंदर और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर एक समान भूमिका होगी, एक समान तरीके से पहुंच हो पाएगी। और ये संभव केवल एक तरीके से है जब शिक्षा और सस्ती हो, उन तक शिक्षा का उन तक और अच्छे से पहुंच हो, जो केवल तब संभव है जब उनके लिए अलग से कॉलेज संस्थानों का निर्माण किया जाए, जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, और ग्राउंड मतलब कि स्कूली शिक्षाओं पे सरकार बेहतर तरीके से ध्यान दे। हम एक चीज़ और देखते हैं कि हमेशा अपने विश्वविद्यालयों के अंदर कि लगातार जो गरीब घर से आने वाले जो दलित समुदाय के छात्र हैं उनको एक तरह का कास्टिज्म फेस करना पड़ता है, एक तरह की महिलाओं को वहाँ पर लैंगिक असमानता फेस करनी पड़ती है, जो एक तरह से हमेशा उनको इन शिक्षा संस्थानों से दूर कर दिया करता है। और एक बड़ी बाधक है, ये बहुत बड़ा बाधक है कि वे लोग शिक्षा व्यवस्था के अंदर अपने आप को लंबे समय तक नहीं टिका पाते हैं। तो तमाम जो कोशिशें हो रही हैं शिक्षा को लेकर और समाज में इसको बेहतर करने के लिए, तो ये तमाम चीज़ें जब संभव हो पाएंगी जब हम वास्तव में इन तमाम मुद्दों को, इन तमाम विषयों पर अच्छे से पॉलिसी लेवल पे इस शिक्षा व्यवस्था के अंदर बदलाव को संभव बना पाएंगे। एक ही बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज समाज के अंदर हमारा समुदाय सबसे ज़्यादा धार्मिक और जातीय उत्पात में फंसा हुआ है, जिससे हमारे समुदाय को निकालने की बहुत ज़रूरत है। भी करने के बावजूद भी क्या उनके सामाजिक उत्थान हम कर पाए हैं अपने घरों में? एक सोचने की बात है। मैं कुछ ऐसे सवाल में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं बोल रहा हूँ, केवल मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपने आप से पूछें कि स्त्री का जो सशक्तिकरण हम सरकार से चाहते हैं या हमें खुद करना है। सरकार से कॉलेज चाहिए, कॉलेज देना हमारे हाथ की बात नहीं है, एक सलाह है, एडवाइस है या भीख है कि हमारी बेटियों के लिए कॉलेज बनाओ। सॉरी फॉर मेरे शब्द थोड़ा ज़्यादा महंगा है, लेकिन क्या हम अपने घरों में अपनी बहन बेटियों का सशक्तिकरण कर रहे हैं या कहीं और कुछ कर रहे हैं? अगर बहन बेटियों का सशक्तिकरण करना है, शिक्षा एक अलग चीज़ है। अपने घरों में सशक्तिकरण पहले हम करना सीखें।